हेलो बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि अध्याय 3 में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, किस पदार्थ को तत्व कहते हैं, किस पदार्थ को यौगिक कहते हैं। वह पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। जो पदार्थ अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से अलग अलग अनुपात में मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। तत्व का अणुसूत्र किस प्रकार लिखा जाता है और यौगिक का अणुसूत्र किस प्रकार लिखा जाता है। किसी भी तत्व को बनाने में जो परमाणुओं की संख्या प्रयुक्त होती है वह उस तत्व की परमाणुकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन को एक अणु बनाने में 2 परमाणु प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम H2 लिखते हैं। H के आगे उसके नीचे जो है वह 2 लिखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं H2 और कहते हैं कि इसकी परमाणुकता 2 है। ऐसे ही O2, Cl2। तो जिस भी पदार्थ का जो अणुसूत्र लिखा जाता है तत्व का खासकर, वह हम उस तत्व का संकेत लिखते हैं, उस तत्व के अणु को बनाने में कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, तो यह हम उसके आगे और नीचे लिखते हैं। यह सारी बातें हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अम्ल कहते हैं और कौन से वह पदार्थ होते हैं जिन्हें हम क्षारक और लवण कहते हैं। तो चलिए हमारे परिवेश में पाए जाने वाले इन पदार्थों के बारे में पढ़ा जाए कि कौन से पदार्थ अम्ल होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, इमली, सिरका, नमक, चीनी। यह सारे पदार्थ होते हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इन सब के स्वाद में हमें अंतर दिखाई देता है, अलग अलग स्वाद के हमें यह सभी पदार्थ महसूस होते हैं। तो क्यों इनके स्वाद में अंतर पाया जाता है यह जान लीजिए। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है, कुछ का नमकीन होता है। यह स्वाद पदार्थों का जो होता है हमारे भोज्य पदार्थों में, वह क्यों होता है, इसी का आज हम कारण जानेंगे। नींबू का रस खट्टा होता है, तो कारण क्या है उसके पीछे चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक अम्ल। अम्ल जो है वह पदार्थ है, जैसे सारणी दी गई है जिसमें कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जैसे नींबू का रस, नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा होता है। इसमें कौन सा पदार्थ उपस्थित है, साइट्रिक अम्ल। संतरे का रस खट्टा होता है, कौन सा पदार्थ उपस्थित है, साइट्रिक अम्ल। सिरका यह भी खट्टा होता है, इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। दही खट्टा होता है, इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। इमली या कच्चा आम भी खट्टा होता है, इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल। तो यह जो पदार्थ खट्टे होते हैं, इन खट्टे पदार्थों का जो कारण होता है वह एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण होता है, जो कि अम्ल या एसिड कहलाता है। वह पदार्थ जिसके कारण इन पदार्थों का स्वाद, वह तत्व या यौगिक जिसके कारण इन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, उसे हम एसिड कहते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है। किससे बना है, एसियर। एसियर का अर्थ होता है खट्टा। इसीलिए एसिड को खट्टा, जो पदार्थ खट्टे होते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है। और यह नाम रखा गया है लैटिन भाषा के एक शब्द से जिसे कहते हैं एसियर, और एसियर का अर्थ होता है खट्टा। तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में जो पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं खट्टेपन का जो हमें स्वाद देते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जो कि हमारे भोजन में हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। यह प्राकृतिक अम्ल कार्बनिक अम्ल भी कहे जाते हैं। कहने का मतलब कि प्राकृतिक अम्लों का एक और नाम होता है कार्बनिक अम्ल। यह अम्ल उतना ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है। तो हमारे भोज्य पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं वह हल्के अम्ल होते हैं और वह कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं या दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि उनमें जो खट्टेपन का स्वाद होता है वह अपेक्षाकृत हल्का होता है। तो यह चीज़ याद रखिए कि हमारे भोज्य पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और दुर्बल अम्ल कहते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही
भोजन के रूप में इनका उपयोग हम लोग कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद, कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो कि बहुत तीव्र प्रकृति के होते हैं, बहुत प्रबल होते हैं। अगर यह त्वचा पर पड़ जाएं तो उसे बुरी तरह जला देते हैं। ऐसे अम्लों को हम खनिज अम्ल कहते हैं या प्रबल अम्ल कहते हैं। तो जो हमारे प्रबल अम्ल हैं या प्रकृति से प्राप्त होने वाले नहीं हैं, भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त जो अम्ल पाए जाते हैं जो कि तीव्र प्रकृति के होते हैं और इतना तीव्र होते हैं कि हमारी त्वचा तक को जला सकते हैं, उन अम्लों को खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। यह सारे अम्ल खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनकी प्रबल प्रकृति के कारण ही इन्हें हाथ से छूना अथवा चखना बहुत हानिकारक होता है। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है उन्हें तनु अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब अम्ल की मात्रा कम, अगर हम किसी अम्ल में पानी मिला दें और वह हल्का हो जाए तो उस अम्ल को हम तनु अम्ल कहते हैं। और जिस अम्ल में पानी की मात्रा कम होती है उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तो तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होते हैं यह समझ में आया होगा कि जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है उसे तनु अम्ल कहा जाता है और जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है उसे गाढ़ा अम्ल या सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा हम अगर और मिला दें तो उन्हें भी तनु अम्ल में बदला जा सकता है, उनका गाढ़ापन कम किया जा सकता है। अम्ल को तनु बनाते समय एक विशेष बात ध्यान में रखना चाहिए कि पहले जिस बर्तन में हमें उसे हल्का करना है उस बर्तन में पहले पानी ले लेते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे अम्ल डालते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों सीधे अम्ल में हम पानी नहीं डाल देते हैं जिससे वो हल्का हो जाए? क्योंकि ऐसा करने से अम्ल से जलने की संभावना रहती है। यह एक बहुत ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिससे वह बर्तन से निकल के हमारी त्वचा पर गिर सकता है। इसलिए हम कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालते हैं बल्कि पानी में अम्ल को हम मिला के उसे हल्का करते हैं या पतला करते हैं। तो यह सावधानी हमें हमेशा रखनी चाहिए। प्रबल अम्ल से अगर त्वचा जल जाए तो उसे तुरंत पानी से बहुत अधिक मात्रा में धोना चाहिए जिससे वह हल्का हो जाए। यह अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है, क्योंकि कुछ लोग एसिड अटैक की बात आप सुने होंगे कि तेजाब फेंक देते हैं। तो तेजाब भी एक प्रकार का अम्ल है, वह होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर किसी के ऊपर तेजाब पड़ जाए या बैटरी में पानी जो पड़ा हुआ होता है वो पड़ जाए, वह भी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसे हम तेजाब कहते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें बहुत अधिक मात्रा में पानी से उसे धोना चाहिए जिससे वह उस अम्ल का प्रभाव कम हो जाए। तो अम्ल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पदार्थ देखते हैं, क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक क्या होते हैं? खाने का सोडा, हम अक्सर रसोई में खाने का सोडा उपयोग करते हैं। वह जब उस विलयन को हम अंगुलियों के बीच में रगड़ते हैं तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है सोडा, या साबुन को रगड़ते हैं तो चिकनाहट हमें लगती है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें हम भस्म या क्षारक या बेस कहते हैं। कहने का मतलब जो पदार्थ साबुन की तरह चिकने लगते हैं उनके चिकनेपन का कारण क्या होता है कि वह क्या होते हैं? भस्म, क्षारक या बेस। वह भस्म या क्षारक जो जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील होते हैं, ऐसे क्षारक को हम क्षार या एल्कली कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे NaOH, KOOH, चूने का पानी, NH4OH आदि। यह सभी क्षार जो है वह भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि वह जो भस्म पानी में घुलनशील होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। भस्म या क्षारक जो पानी में घुलते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें क्षार नहीं कहते हैं। तो सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार क्या होते हैं? भस्म होते हैं, क्योंकि वह भस्म के ही प्रकृति होते हैं जो कि पानी में घुलनशील हैं, इसलिए क्षार कहे जाते हैं। तो यह क्षार की परिभाषा हो गई। आगे देखते हैं कि कैसे हम इनको पहचानते हैं, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। पहचानने का तरीका
अम्ल क्षारक को पहचानने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं और वह पदार्थ बताते हैं कि कोई दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। यह पदार्थ जो कि अम्ल क्षारक की पहचान कराते हैं, उन पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। इन सूचकों को जब हम किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाते हैं तब इनका रंग बदल जाता है। जैसे लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, यह सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं जो कि अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सामान्य रूप से अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए प्रयोगशाला में लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर एक नीले एवं लाल रंग के कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। नीला लिटमस पेपर जब अम्ल में डुबाते हैं तो वह लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर को जब क्षारक के विलयन में डुबाते हैं तो वह लाल से किस रंग का हो जाता है? नीला हो जाता है। सामान्य रूप में जो लिटमस पेपर पाया जाता है वह लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, उसी का रस होता है। तो किस तरह हम जांच करते हैं अम्ल एवं क्षार की? लिटमस पेपर से। और कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं जैसे हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, यह सभी भी जो है वह सूचक होते हैं। वह पदार्थ सूचक कहलाते हैं जो कि अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो लिटमस अगर लाल रंग का है और उसे हम किसी क्षार में डुबाते हैं तो किस रंग का हो जाएगा? नीले रंग का हो जाएगा। और नीले रंग का है उसे अम्ल में डुबाते हैं तो किस रंग का हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। यह पहचान होती है। लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। गुड़हल के पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, गुड़हल का फूल आप देखे होंगे, उसके फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं लाल रंग की, वह भी सूचक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। गुड़हल के फूल का जो पंखुड़ी होता है उसे हम अम्लीय विलयन में अगर हम डालते हैं तो वह गुलाबी हो जाता है और अगर क्षारीय विलयन में डालते हैं तो हरे रंग का हो जाता है। इसी प्रकार हल्दी का चूर्ण भी एक अन्य सूचक है जो कि क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है और अम्लीय विलयन में पीले रंग का बना रहता है। तो यह सूचक होते हैं जिनसे हम अम्ल एवं क्षारीय पदार्थों की जांच करते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए कुछ मानव निर्मित सूचक भी प्रयोग किए जाते हैं। अभी तक तो हम प्राकृतिक सूचकों की बात कर रहे थे। प्रयोगशाला में कुछ मानव निर्मित सूचकों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मेथाइल ऑरेंज तथा फिनाल्फथलीन, इनका भी प्रयोग किया जाता है। मेथाइल ऑरेंज जब अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो इसके रंग में यह विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज के विलयन में वास्तव में अम्लीय विलयन में कोई परिवर्तन उसके रंग में नहीं आता क्योंकि पहले से ही ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो वह पीले रंग का हो जाता है। ऐसे ही फिनाल्फथलीन होता है जो कि अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है तथा क्षारीय विलयन में गाढ़ा गुलाबी रंग का हो जाता है। यह होते हैं संश्लेषित सूचक जिनसे हम प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार की पहचान करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन पे इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी सारणी है, इसको आप कॉपी पर बनाएं और भरें कि क्या प्रभाव पड़ता है जब हम उसमें लाल लिटमस डुबाते हैं या नीला लिटमस डुबाते हैं, तो लिटमस के रंग में कैसा परिवर्तन होता है। कुछ पदार्थ दिए गए हैं, इनको आपको कॉपी पे बना के लिखना है। हम कुछ बता देते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे टमाटर, इसमें जब हम लाल लिटमस डुबाते हैं तो नीला हो जाता है। अगर यह सही है तो इसके नीचे हम ऐसे टिक कर देंगे, हमें इसी खाने में सही का निशान लगा देना है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसे हमें खाली छोड़ देना है या हमें ऐसे गलत काट देना है। तो इस तरह करना है। जो खाना लागू नहीं होगा उसको हम क्रॉस कर देंगे गुणे के चिन्ह से, और जो लागू होगा उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो इस तरह भर लेना है आपको यह तालिका। और आप पहचान पहले ही जान गए हैं कि कोई भी लाल लिटमस जब अम्ल में डुबाया जाता, क्षार में डुबाया जाता है तो नीले रंग का हो जाता है, लेकिन अगर उसे हम नीले लिटमस को अम्ल में डुबाते हैं तो वह लाल रंग का हो जाता है। तो टमाटर हम जानते हैं, अभी ऊपर बताया गया था कि उससे अम्ल प्राप्त होता है, और अगर उसमें हम लाल लिटमस डुबाते हैं तो वह नीला हो जाता है, नहीं, वह लाल ही बना रहता है। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे।
फिर नीला लिटमस लाल हो जाता है, हाँ सही है, क्योंकि यह अम्ल है। लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक, तो इस तरह हमें पूरी सारणी भर लेनी है, और अगर नहीं भर पाते हैं तो तुरंत हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको फिर से, बस आपको वह अम्ल है या क्षार है या लवण है। लवण में लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अम्ल में वह नीले से लाल हो जाएगा, और क्षार में वह लाल से नीला हो जाएगा। यह हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो यह था आज का लेसन, बाकी मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको क्लियर करें हमसे पूछ करके, कमेंट करके, और घर पर रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।